इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हेडलाइन पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और डीजीपी गौरव यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम ने पिछले 4 साल में पंजाब पुलिस की तरफ से किए गए कामों की दी जानकारी। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी पर कसा तंज। कहा, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं, बीजेपी के निर्देशों पर काम करता है इलेक्शन कमीशन। दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, वोटिंग खत्म होने के बाद बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। नाहन में बजट को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर उठाए सवाल। कहा, पिछले साल की तुलना में 62,000 करोड़ का होना चाहिए था बजट। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सैन्य धाम के निर्माण पर बोले। गणेश जोशी कहा, सैन्य धाम बनकर बिल्कुल तैयार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां सीएम मान ने पिछले 4 साल में पंजाब पुलिस की तरफ से किए गए कामों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, नशों के खिलाफ युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम में उन्होंने 1556 ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई करके उनकी अवैध संपत्ति जब्त की है। साथ ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने के बाद इस फोर्स ने 2852 गैंगस्टरों पर कार्रवाई की। तो वहीं सरकार बनाने के बाद हमने 12,127 पुलिस कर्मियों भी भर्ती करे। साडे कोले एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ओदा गठन करन तो बाद 2858 गैंगस्टर जिहड़े ने वो गिरफ्तार किए गए ने। 1105 गैंगस्टर ग्रोहां दा पर्दाफाश किया गया ते अपराधिक घटनावां लई वरते गए 2267 हथियार, 2267 वैपन ते 655 वहीकल गड्डियां जिहड़ियां ने वो बरामद कीतियां गईयां। बाकी ड्रोन रिकवरी है, क्योंकि पंजाब पुलिस जिहड़ी है वो कल्ले पंजाब दी पुलिस नहीं, ये देश दी पुलिस है। 532 किलोमीटर साडा जिहड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान नाल जुड़िया होया है, ते सानू BSF दे नाल फ्रंट लाइन ते काम करना पैंदा है। सो पंजाब पुलिस नूं कल्ली आपां प्रदेश दी पुलिस नहीं कह सकदे, इहनूं देश दी पुलिस भी कहांगे। ड्रोन रिकवरी जिहड़ी है, जो उधरले पासों ड्रोन आए, 806 ड्रोन बरामद किए ने जी हुण तक, और ड्रोन दियां 1472 एक्टिविटीज देखियां गईयां। ते असीं हुण एंटी ड्रोन सिस्टम जिहड़ा वो लाया। पंजाब पहली स्टेट है जिन्हें अपने वल्लों लाया, इहदे विच सेंटर वल्लों कोई सानू मदद नहीं आई। हाँ, असीं लिखिया उन्होंने जरूर होया कि एंटी ड्रोन जिहड़ा आपां नूं सिस्टम लाउणे चाहीदे ने। साडा बाज अख नां दा एक ड्रोन सिस्टम है, तुहाडे सामने इत्थों लॉन्च कीता सीगा। सो बाकी क्योंकि इंटरनेशनल तौर पर भी गैंगस्टर या समगलर के लिंक ने, बहुत सारे समगलर ते गैंगस्टर जिहड़े बाहरले मुल्कां च बैठे, कोई पुर्तगाल बैठा, कोई थाईलैंड तो चला रहा, कोई कनेडा अमरीका तो। जदों ही सानू कोई ना कोई इस तरह की फरौतियां दी या कोई उन्हां दे फोन की जिहड़ी है ID पता लगती है, IP एड्रैस पता लगता है, इमीजिएटली होम मिनिस्ट्री नाल गल करके असीं रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा के असीं उधरों भी विदेशों चों भी फड़ के उन्होंने लिया बहुत सारे ते
ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਾਫੀ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, AI ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਥਾਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 450 ਥਾਣਾ, 450 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਟਮ ਟੂ ਟੌਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਡੀ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਕਬਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ 'ਚ ਆਫ ਰੋਡ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਉਹ ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਖਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ SHO ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ 450, 508 ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ 508 ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ PCR ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 2904 ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ, 327 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, 2904 ਵਹੀਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 327 ਕਰੋੜ ਐਂਡ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੇ 2258 ਤੇ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੇ 646। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 116 ਟੋਇਟਾ ਹੀਲਿਕਸ ਤੇ 28 ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਤੇ NZ 8 ਵਾਹਨ, ਕੁੱਲ 48 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਚੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 5500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ 9 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਮਿੰਟ 50 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 43,983 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 47,386 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 19,973 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ 12,197 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਗਭਗ 2100-2200 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 1600 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 200-300 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਸਾਲ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ 10,000 ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, 8,000 10,000, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 2022 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ 2026 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗਾ। 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਸੀ ਨੌਕਰੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, 4 ਸਾਲ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਉਹਦੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਹੌਲਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹੌਲਦਾਰ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਨਾ ਜੀ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2022 ਦੀ ਬਜਾਏ 2026 ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਗਏ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 22-2300 ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਈ ਜੂਨ ਚ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪਟੈਂਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार किया और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और वे बीजेपी के निर्देश पर चलते हैं। महीने पहले हमारे नेता राहुल गांधी ने ये बात उठाई कि वे घर घर पहुंचे, लेकिन सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने क्यों बंगाल में SIR की प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग की मदद की। सबसे बड़ी बात यह है कि ईद के मौके पर मुसलमान समाज ने उन्हें बतौर मुख्यमंत्री दावत का न्योता दिया, लेकिन वे उस मंच का इस्तेमाल मुसलमान वोट एकत्रित करने के लिए इस तरह से बयान दे रही हैं। उनके कार्यालय में कितने मुसलमानों का विकास हुआ, कितनी लोगों ने रोजगार मिला है। देखिए, हिंदुस्तान की चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, जरूर बीजेपी पार्टी की निर्देश पे चलते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। महीनों पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी ये शिकायत दर्ज करते हुए घर घर पहुंचा दिए। सवाल ये है कि ममता बनर्जी क्यों चुनाव आयोग को इतने दिन तक SIR की प्रक्रिया को हमारे बंगाल में लागू होने के लिए इतने सारे मदद की, ये भी देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये कि आज ईद की त्योहार है। ईद की पर्व में मुसलमान समाज मुख्यमंत्री होने के नाते उनको जरूर दावत दिए थे और इस मंच को बेजा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए कोई शिकायत दर्ज कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, इसके लिए ममता बनर्जी क्या कोई ठोस कदम उठाई? बंगाल के मुसलमान क्या ममता बनर्जी की वोट बैंक बन के रहेंगे? उनकी जमाने में बंगाल में मुसलमानों को क्या तरक्की हुई? नौकरी में कितने मुसलमानों को शामिल किए गए? और खासकर OBC की सूची से मुसलमान समाज के एक बड़े शिक्षित समुदाय को निकाला गया। ममता बनर्जी खुद ये कही थी SIR प्रक्रिया शुरू होने की पहले कि मैं बंगाल में सारे वैध वोटरों की सूची में नाम डालने के बाद मैं अपना नाम सूची में लाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि सबसे पहले ममता बनर्जी और उनके भतीजे SIR के सहायता लेकर मतदार सूची में नाम तो उठा लिए और आम लोगों को बिना कोई मदद रास्ते पे छोड़ दिए। जहां तक बंगाल में SIR प्रक्रिया संपन्न करने के लिए 90,000 के आसपास सरकारी कर्मचारियों को तैनात किए गए थे और जिन्हीं लोगों के चलते आज इतने बड़े झंझाट आम लोगों को सहने पड़ते। आम लोगों को मदद करने के बजाय चले गए सुप्रीम कोर्ट और जाके फिर विचाराधीन कर दिए सारे मसले को। जब सूबे की सरकार और सरकारी की कर्मचारियों ने लोगों को मदद करते हुए ये सूची को और उसके साथ जुड़े हुए दिक्कतों को समाधान करना चाहिए था, उस समय उल्टे रास्ते में चलकर सुप्रीम कोर्ट जाकर नोटों की करते हुए विचाराधीन कर दिए और आज लोगों को ये दिक्कत भुगतने पड़ती है। दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे क्या नहीं, इस पर हम चुनाव के बाद बात करेंगे, लेकिन लोग ये समझ चुके हैं कि जिस दिन वोटिंग खत्म होगी उस रात से ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। हर चीज पर प्रभाव पड़ने वाला है, केवल चुनाव का इंतजार हो रहा है। देखिए, चुनाव के नतीजे क्या रिफ्लेक्ट करेंगे क्या नहीं, हम चुनाव के बाद बात करेंगे, लेकिन ये लोग समझ चुके हैं जिस दिन वोटिंग खत्म होगी
उस रात को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। एलपीजी की तो ये पहले ही बढ़ा चुके हैं, इंडस्ट्रियल डीजल की 22 रुपए से बढ़ा दी है, पावर पेट्रोल की 2 रुपए से बढ़ा दी है। हर चीज पर प्रभाव पड़ने वाला है, सिर्फ चुनाव की इंतजार कर रहे हैं लोग। ऐसा क्यों लगता है? हमेशा यही रहा है। आप पिछले 10 साल 12 साल का इनका इतिहास निकाल कर देख लीजिए, रात के अंधेरे में चुनाव खत्म होने के बाद ही कीमतें बढ़ाते हैं। नाहन में बजट को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। राजीव बिंदल ने कहा कि पिछले साल की तुलना में बजट इस बार 62,000 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन बजट इस बार 54,000 करोड़ रुपए हुआ है। ये लगभग 15% की गिरावट है। इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट 2,868 करोड़ रुपए हैं, जबकि 2024-25 में ये 3,415 करोड़ था। न पहले कभी ऐसा बजट प्रस्तुत हुआ और शायद ऐसा बजट आने वाले समय में भी प्रस्तुत नहीं होगा। हम अगर जे बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़े से आंकड़ों की तरफ अगर हम जाएं तो ये जो बजट है 54,928 करोड़ रुपए का बजट आउटले ये प्रस्तुत किया गया। इससे पहले 2024 का बजट माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रस्तुत किया और जो 2024 का बजट है वो 58,444 करोड़ का है। और इसके बाद 25 और 26 का बजट इसके बीच में और है। और इससे पहले 2022 का बजट जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने प्रस्तुत किया, ये बजट और पेज 68 पर 51,365 करोड़ रुपए है। अगर हम इन बजट्स को लगातार देखें, मेरे पास माननीय वीरभद्र सिंह जी के समय के, धूमल जी के समय के सारी बजट बुक्स हैं और हर साल बजट में 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ रुपए का इजाफा होता चला आया है। अब 2022 में ये बजट लगभग 51,365 करोड़ का था और ये बजट फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और 58,444 करोड़ का प्रस्तुत किया और हम वापिस आकर के और पहुंच गए 54,928 करोड़। ये 4,000 करोड़ रुपए का डाउनफॉल है। पर मैं ये कह रहा हूं कि 4,000 करोड़ का डाउनफॉल नहीं है, ये 8,000 करोड़ का डाउनफॉल है। पिछले साल की तुलना में बजट इस बार 62,000 करोड़ का जाना चाहिए था, जो और आकर के 54,000 करोड़ रुपए पर अटक गया। यानी 8,000 करोड़ रुपया। अब अगर जे इसको परसेंटेज के अंदर लगाएंगे तो प्रदेश के बजट के अंदर लगभग 15% की गिरावट है और वो जो 15% की गिरावट है वो बहुत मेजर गिरावट है। उसके कारण हिमाचल प्रदेश के संपूर्ण विकास वो ठप होने वाले हैं। कि इसी बजट में हेल्थ का बजट 2,868 करोड़ का है। ये पेज नंबर 94 पर 2,868 करोड़ का बजट है और जबकि चौबीस 25 में और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो बजट है उसमें ये 3,415 करोड़ का है। हम इसका हिसाब देख सकते हैं कि लगभग 2,868 करोड़ 26-23 में और 24-25 में 3,415 करोड़ और 25-26 में यानी लगभग 1,000 करोड़ हेल्थ का बजट डाउन है।
और 22-23 के बराबर आकर के खड़ा हो गया। दिल्ली दौरे के दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम के निर्माण पर कहा कि सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया है। जैसे ही मुख्यमंत्री उसका लोकार्पण करेंगे, हम इस धाम को वहां की वीर नारियों, वहां की जनता को समर्पित करेंगे। जिस भाव से हमने उसे बनाया वो कोई स्मारक या मेमोरियल नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री जब 2014 में उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये वीरों की भूमि है। 4 धाम यहाँ पर है और यहाँ 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री की परिकल्पना और धामी सरकार के संकल्प को पूरा करने का सौभाग्य मुझे मिला है। सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया है और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का समय ले रहे हैं, उसका लोकार्पण कर हम वहां की वीर माताओं को, वीर नारियों को, वहां की जनता को समर्पित करेंगे। क्योंकि जिस भाव से हमने उसको बनाया है, उसको वो कोई स्मारक या मेमोरियल नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए थे 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि ये वीरों की भूमि है, ये राष्ट्रभक्तों की भूमि है। बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहां पर हैं, 5वां धाम सैन्य धाम यहां पर होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना और पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम संकल्प, जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें क्योंकि भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह। उसके मंदिर उसमें है, म्यूजियम उसमें है, थिएटर उसमें है, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीरता की पिक्चर वहां पर दिखाई जाएंगी। अभी जो इसके विशेषज्ञ हैं, सैनिक कल्याण के सेक्रेटरी ब्रिगेड बसेड़ा दिल्ली से देहरादून आए थे, उन्होंने उसकी प्रशंसा की है। सेंट्रल आर्मी कमांडर वहां पर आए थे, उन्होंने भी उसका विजिट किया है और उन्होंने उसको पूरे देश में सबसे बेहतर बताया, क्योंकि सारे स्मारकों का अध्ययन करने के बाद हमने उसको बनाया है। और उसका मुख्य द्वार भारत माता के अमर सपूत और उत्तराखंड के गौरव, देश के पहले सीडीएस जो अचानक हमें छोड़कर चले गए, उसका मुख्य द्वार जनरल विपिन रावत के नाम पर है। और जैसे कि मैंने कहा, शीघ्र ही जैसी डेट मिलेगी, हम उसको वहां की वीर माताओं को, वहां की जनता को समर्पित करेंगे। क्योंकि हम 1734 शहीद परिवारों की पवित्र आंगन की मिट्टी हम लेकर उसमें आए हैं, जिसको अमर जवान ज्योति के नीचे हमने स्थापित किया है। 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं और सभी सैनिकों के नाम वीरता पदक के साथ उसमें अंकित हैं। और जब वहां पर लोग आएंगे, उसको देखेंगे, तो उनको प्रेरणा मिलेगी। और मैं दावा के साथ कह सकता हूं, जब लोग उत्तराखंड आएंगे तो सरकार बद्री, केदार, गंगोत्री। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।